अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात के बाद आज प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ़ ने नौशकी का दौरा किया। ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि वो इलाके जहाँ पर दहशत गर्दों ने हमला किया, फ़ौज के जवान शहीद हुए, वहाँ 3-4 रोज़ एक ऐसी सूरत हाल थी कि बहुत ही बेयकीनी और खौफ की कैफियत थी। तो पाकिस्तान का कोई इलाका हो, कोई कोना हो, कोई गोशा हो, वहाँ पर ऐसी बेयकीनी होनी नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा, इससे भी जल्दी जाते तो ज़्यादा बेहतर था। उन वाक़यात के फ़ौरन बाद ही प्राइम मिनिस्टर तो चाइना में थे, आर्मी चीफ़ और आज दोनों वहाँ पहुँचे। तो जेस्चर यही है कि अपने जवानों के साथ भी शाने से शाना मिला के खड़े हों और लोगों को भी सीने से जाके साथ लगाएं और एम्ब्रेस करें। दहशत गर्दी के लिए मौका तभी पैदा होता है कि जब आप कोई गैप्स छोड़ते हैं। गैप्स ना छोड़ें तो कभी ऐसा मौका नहीं मिलता। प्राइम मिनिस्टर का पहले बयान सुन लें, फिर आज की सियासी सूरत हाल पे आते हैं। कहा क्या उन्होंने, दिखाइएगा। मैं अपनी पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है। जो दहशत गर्दी की जंग में परफॉर्मेंस हमारी फ़ौज ने दी है, किसी फ़ौज ने इस तरह इतने मुश्किल हालात में और इस तरह की जंग लड़के और मुल्क को महफूज किया दहशत गर्दों से, इसकी मिसाल और दुनिया में नहीं मिलती। अपनी कौम के लिए जो भी अपनी जान देता है उसकी तो एक ख़ास रुतबा होता है। बाहर वो कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हों, तो ये पीछे से भी फंडिंग है इसके लिए। जो भी कोशिश इनकी जो है कि लोगों को उकसाएं और इनको हुकूमत के ख़िलाफ़ और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ खड़े करें, इंशाअल्लाह वो काम इतना हो जाएगा कि इन दहशत गर्दों की कोई बात नहीं सुनेगा। FC को मैं आज ये पैगाम दूं कि हमने आपकी और रेंजर्स की तनख्वाहों में 15% हमने अब इजाफा किया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, जहाँ अमरीकी फ़ौजों की इनखला के बाद अफ़गान सॉइल मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसका हल पाकिस्तानी सियासी क़यादत को भी, मिलिट्री टॉप टियर लीडरशिप को भी और जो हमारा फ़ॉरेन ऑफिस है उसको मिल के भी, अफ़गानिस्तान के साथ भी और जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनके साथ भी डिस्कस करके निकालना पड़ेगा। अफ़गान रास्ते से पाकिस्तानी सरज़मीन पर हमले ये रुकवाने पड़ेंगे। पाकिस्तान के अंदर की थोड़ी सियासी सूरत हाल पे आ जाएँ, क्योंकि इस वक्त फोकस और महवर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है और काफ़ी उसको कहना चाहिए कि वो एडवांस स्टेजेस के ऊपर मामला चल रहे हैं। पब्लिक पॉस्चरिंग भी है और पहली दफ़ा मैंने देखा है कि तहरीक अदम एतमाद के ऊपर मीटिंग जो हैं कैमरास के सामने हो रही हैं और बताया जा रहा है कि हम अदम एतमाद के लिए बातचीत कर रहे हैं। माजी में कई मौक़े के ऊपर इस तरह की जब बातें आती थी, एक ही मौका आया था जब बीबी के ऊपर अटैम्प्ट की गई थी, वो नाकाम हो गई थी 90 वाली असम्बली के अंदर। बेशुमार मौक़े के ऊपर जब ऐसी अटैम्प्ट की जाती थी तो वो अटैम्प्ट रातों को चोरी छुपे की जाती थी, बंदे तोड़ कर। वो बेशुमार ऐसी ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल है जिसमें बंदे ख़रीदे गए, उस वक्त की पीपल्स पार्टी के बंदों को तोड़ने के लिए पैसा इस्तेमाल किया गया, उसकी रिकॉर्डिंग सामने आ गई। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत के इत्तेहादी जो उसके एलाइज़ हैं, कोलिशन पार्टनर हैं, काफ लीग और MQM, दोनों के साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात के बाद एलानिया उसका इजहार कर रहे हैं कि हमने नो कॉन्फिडेंस लाना है। अब बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। चैलेंज ये है कि पंजाब में 10 वोटों से पंजाब हुकूमत कायम है, तो 10 वोट वो काफ लीग के हैं। मरकज़ के अंदर अगर 12 वोट अपोजिशन को चाहिए नो कॉन्फिडेंस के लिए, तो वो 12 वोट MQM के और PMLQ के हैं। तो अब PMLQ या MQM वो जिस भी पार्टी का साथ दें, पीपल्स पार्टी का या नून लीग का, किन शराइत के ऊपर दें, ये गिव एंड टेक होता है। कोई बिला वजह आपकी मोहब्बत में आके आपको प्लेट में रख के अपने वोट नहीं देगा। अगर वो कोलिशन पार्टनर PTI के बने हैं तो उसके अंदर भी शेयरिंग होती है, इक़्तिदार के अंदर हिस्सा मिलता है कि ये वजारत MQM को मिलेगी, ये वजारत काफ लीग को मिलेगी। पंजाब के अंदर स्पीकर हैं इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही, उनके पास वजारतें भी होंगी। इसी तरीके से अगर अदम एतमाद लेकर आते हैं तो अदम एतमाद की शक्ल में किस पार्टी को क्या हिस्सा मिलेगा, लीड रोल में मरकज़ में कौन होगा, सूबे में लीड रोल में कौन होगा। नून लीग के लिए भी एक सवालिया निशान ये है कि उनकी जो पावर बेस है वो पंजाब है। क्या वो पंजाब को रिटेन करना चाहते हैं? तो रिटेन करना चाहते हैं तो क्या मरकज़ को छोड़ देंगे? और अगर मरकज़ को लेना चाहते हैं तो फिर पंजाब में क्या करेंगे? और पंजाब में बड़ा प्लेयर नून लीग है और उसके साथ 10 वोट काफ के हैं, तो काफ को क्या देंगे? ये जब तक चीज़ें तय नहीं होगी अदम एतमाद आगे नहीं बढ़ेगी। और मेरा ख्याल है कि ये जो मीटिंग्स हैं जिसमें गुज़श्ता रोज़
आसिफ अली जरदारी साहब की, चौधरी शुजात की और परवेज़ इलाही साहब की। पहले तो एक इकट्ठी मीटिंग थी जिसमें सब लोग बैठे हुए थे, फिर इन तीनों ने लहदा से मुलाकात की जिसमें यकीनन इन इश्यूज़ के ऊपर बात की होगी। शहबाज शरीफ की जो जरदारी साहब से मुलाकात है उसमें भी एक क्लोज डोर मीटिंग है जिसमें शहबाज बैठे हुए हैं, हमज़ा, मरियम और आसिफ अली जरदारी बैठे हुए हैं। उसके अंदर भी ये इशू सामने आया होगा, शेयरिंग ऑफ पावर, क्योंकि शेयरिंग ऑफ पावर के बगैर ये इकट्ठे कभी हो नहीं सकते कि किसको क्या हिस्सा मिलेगा। ये आज के प्रोग्राम में हम इश्यूज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन शरीफ ने अदम इत्मीनाद के ऊपर आज एक स्टेटमेंट भी दिया। पहले मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ, दिखाइएगा जी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी ऑप्शन है। आवाम की जो ख्वाहिशात हैं कि अब इस हुकूमत से जल्द उनकी जान छुड़ाई जाए, पाकिस्तान की जान छुड़ाई जाए, अब मज़ीद वक्त देना एक बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती होगी। हमारी कल CEC की मीटिंग हो गई, उसमें सारे ऑप्शंस वहाँ पर डिस्कस हुए और CEC ने मियां नवाज शरीफ को इख्तियार दिया कि वो इस बारे में जो फैसले करेंगे वो उसको पूरी उनको सपोर्ट होगी। मैंने आज MQM के वफ्द को ये गुजारिश की, आपको आज पहले पाकिस्तानी बनकर सोचना होगा और उसके बाद हलीफ बनकर सोचना होगा, वगरना मैं समझता हूँ कि कौम आपसे हमेशा इसका सवाल करेगी, तो वक्त ज़्यादा नहीं, आपको फैसला करना होगा। बज़ाहिर हमारी जो इन्फॉर्मेशन है और ये बड़ी रिलायबल सोर्सेज है कि शहबाज शरीफ को PMLN नॉमिनेट करेगी, PDM से अप्रूवल हासिल करने की कोशिश की जाएगी और पीपल्स पार्टी की हमायत के साथ नो कॉन्फिडेंस लाई जाएगी। शहबाज शरीफ अगर इस मामले में आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते हैं तो पाबंद होंगे विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, 2 से 3 महीने के अंदर एक केयर टेकर सेटअप लाकर नए इंतखाबात की तरफ जाना। ये बड़ा एक कहना काम आसान है, करना इसको बहुत ही कठिन है, क्योंकि सिटिंग गवर्नमेंट अपने कार्ड्स प्ले करेगी। वो आपको प्लेट में रख के इक़्तिदार दे नहीं देगी कि शहबाज शरीफ नो कॉन्फिडेंस लाए हैं तो ये ले हमने इक़्तिदार छोड़ा और आपके हवाले कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने अवामी जलसों का ऐलान कर दिया और हमारी आज की हमारे नुमाइंदे की खबर यह है कि मंडी बहाउद्दीन से 18 तारीख से वो पहले जलसे से ख़िताब करेंगे। पंजाब में भी और KP में भी एक सीरीज़ ऑफ पब्लिक रैलीज़ वो करेंगे, एड्रेस करेंगे पब्लिक मीटिंग से और दबाव बढ़ाएंगे ताकि जो उनके अपोनेंट्स हैं उनको मौका ना मिले। जो आज हमारे साथ पैनल में शुरका हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पलविशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं PMLN से और अली मोहम्मद ख़ान वफाकी वज़ीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। अली, आपसे शुरू करूँगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अपोजिशन में इतना दमखम है कि वो नो कॉन्फिडेंस ले आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जिस तरीके से आपने आज सिपा सालार और जनाब वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब जब चाइना के कामयाब दौरे के बाद आए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने जवानों का हौसला बढ़ाया है, यही एक सियासी लीडर का काम होता है कि आप फ्रंट लाइन्स पे जाके अपने जवानों के साथ खड़े हों ताकि उनको एहसास हो कि मेरा वज़ीर आज़म और मेरा सिपा सालार दोनों हमारे साथ हैं। तो पूरी कौम अपने जवानों के साथ है, इस पर कोई सियासत नहीं है, इस पर कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, देखें राइट तो उनका है अदम एतमाद लाने का, ये आईने पाकिस्तान उनको ये राइट देता है। लेकिन आपने जो सवाल किया उसके हवाले से कहूँगा कि क्या हालात इनको ऐसे लग रहे हैं जो इनके आपस के अपोजिशन के हालात हैं, जो एक दूसरे पे इनको ट्रस्ट नहीं है, जो एक दूसरे पे इनको अदम एतमाद है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अवाम का इन पे अदम एतमाद है। तो इन हालात में बार बार इन्होंने मुख्तलिफ ज़रिए से कोशिशें की हैं, एतमाद का वोट हमने लिया, ये फाइनेंस बजट में इन्होंने हर तरह से कोशिशें की हैं और अभी हाल ही में ताज़ा उनका ज़ख्म जो है वो हरा है। सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल जो हमने पास किया है, साथ साथ ये एक जुमा छोड़ के पिछले जुमे जो स्टेट बैंक का लॉ सेनेट ऑफ पाकिस्तान से पास किया है, वहाँ इनको फिर जो है एक सियासी हजीमत उठानी पड़ी है। तो अपनी कोशिश करके देख लें, लेकिन बहरहाल ये हारी हुई टीम के हारे हुए खिलाड़ियों की एक नाकाम कोशिश है। अपनी कोशिश करके देख लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इमरान खान साहब के साथ हैं, क्योंकि अल्लाह ने पाकिस्तान की तकदीर बदलने का फैसला किया हुआ है और वो होना इमरान खान साहब के हाथ से। सर, अगले जो 1 से 2 हफ्ते हैं उसके अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि ये सियासी कुव्वतें इतनी जल्दी ये काम करना चाहती हैं। ये बहुत थोड़ा टाइम है, ज़ाहिर मुझे तो लगता है कि बहुत ही मुख्तसर टाइम है, लेकिन वो अब पब्लिकली कैमरास के सामने मीटिंग करें, दैट शोज़ के उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि वो कर सकते हैं। आपको अंदेशा है कि इक़्तिदार हाथ से निकल रहा है? देखें, इक़्तिदार इमरान खान साहब ने हमेशा एक बात हमें सिखाई है, वो ये कि डर पे ज़िंदगी आप नहीं गुजार सकते। हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। डरना होता तो हम कब का जो है घरों में बैठ चुके होते। हम एक तहरीक के ज़रिए पावर में आए हैं,
तो अगर एक पॉपुलर लीडर, जो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है और एक पॉपुलर लीडर है, कायद आज़म के बाद दो ही बड़े लीडर आए हैं, एक भुट्टो साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और अब इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं। एक पॉपुलर लीडर को साजिश के ज़रिए ऐवान से बाहर करने का जो एक रिज़ल्ट है, ना वो मुल्क के लिए अच्छा है, ना होगा, और ना ये इसमें कामयाब हो सकते हैं। अपनी सी कोशिश करके देख लें। इस अपोजिशन के नसीब में जो है कामयाबी नहीं लिखी। उसकी वजह यह है कि इनकी नीयतों में खोट है। सबसे पहले आपस में तो मुत्तफिक हों, आपस में तो इत्तेहाद पैदा करें। अभी आपने शहबाज साहब की बात सुनी है, शहबाज साहब कहते हैं वक्त आ गया है, मजीद मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अभी आपको हाल ही में शहबाज शरीफ बात के अंदर एक वो धमकी छुपी हुई है कि ऐसी कोशिश जो है वो मुल्क के लिए अच्छी नहीं होगी। 2 साल से आपकी पीपल्स पार्टी कह रही थी कि करें इसको, व्हाई वर यू डूइंग इट, क्यों नहीं कर रहे? पलविशा से पूछते हैं, आपस में ही क्लियर नहीं है। पलविशा से पूछते हैं इसका जवाब। पलविशा, अभी अली मोहम्मद खान ने एक जुमला बोला कि ऐसी कोई भी साजिश मुल्क के लिए अच्छी नहीं होगी, तो वो प्राइम मिनिस्टर का जुमला ऐसे ही जहन में आ गया कि मैं सड़क पे आया तो ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा। लगता है आपको कि वो बहुत ज़्यादा कोई अवामी दबाव बढ़ा सकते हैं, पब्लिक मोबिलाइज कर सकते हैं, चीज़ें मैनेजेबल ना रहें, क्योस हो जाए? देखिए, बात यह है कि इस वक्त हर पार्टी ये ख्याल तो कर सकती है कि वो सड़क पे आएगी और बहुत सी पब्लिक उनके साथ होगी, लेकिन इनकम्बेंट गवर्नमेंट, और वो भी इन हालात में जहाँ लोग जो है वो गुर्बत और महंगाई और बेरोज़गारी के हाथों पिस रहे हैं, और जहाँ पंखा चलाना और एक गीज़र भी लग्जरी बन जाए, गर्म पानी भी अयाशी बन जाए, तो इन हालात में आप क्या समझते हैं कि अगर खान साहब सड़क पे आएंगे तो क्या लोग उनके साथ होंगे? नंबर 1। नंबर 2, लोग क्यों साथ होंगे? लोग साथ उस वक्त होते हैं जब आपके वादे जो आपने किए हों, जो आपके मंशूर का हिस्सा होते हैं, या जो आप बड़ी इन्होंने बबांगे दोहल बहुत सी वादे किए थे अपनी इलेक्शन कैंपेन में, उससे पहले, उस धरने के दौरान, उससे पहले जो भी इनकी रही हैं मूवमेंट्स, उन वादों में से कितने फ़ीसद वादे आज तक पूरे हुए? सबसे पहले तो आवाम ये पूछेगी और देखेगी। और जो आजकल के हालात हैं, और जो इस वक्त मुल्क के मुआशी हालात हैं, और जो जिस दबाव का फैसला सामना आवाम कर रहे हैं, उसके बाद आवाम अगर इनके साथ निकलने खड़ी हो जाती है तो फिर ये आवाम का अपना कसूर है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये खाम ख्याली है और ये कोई साजिश नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई साजिश नहीं इसमें। ये आपका आइनी और कानूनी हक है किसी भी ऑपोजिशन का। अब ये अलग बात है कि ये कितनी दफ़ा कामयाब हुई ना हुई, वो बहस आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि अगर पिछली दफ़ा कोई कामयाब नहीं हुई या हिस्ट्री में कोई कामयाब नहीं हुई तो इस दफ़ा वो हालात हैं कि जो शायद 70 साल में नहीं रहे। रांझा साहब से कामयाब हो सकती है। रांझा साहब, आपकी जमात, उसका वज़न ज़्यादा है कौमी असम्बली में भी और पंजाब असम्बली के अंदर भी। जब आप पीपल्स पार्टी से, काफ लीग से और MQM से मुज़ाकरात कर रहे हैं तो अदम इत्मीनान के ऊपर क्या लेन देन की बात होगी? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है सियासत में। कोई भी आपके गले में हार नहीं पहनाएगा जब तक उसे ये पता ना हो कि उसकी साइड, उसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट कितना सिक्योर हो रहा है। देखिए, आपको नदीम साहब माजी में जितनी MQM या तहरीक साथ में काफ लीग के हवाले से जो अभी गुफ्तगू हो रही है और जो हमारे उनसे राब्ते हैं, अगर आप उनके पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके बयानात निकाल के देख लें तो उनके बयानात में ये रुझान नज़र आता है कि वो हुकूमत से मुतमईन नहीं है, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है, हुकूमत का जो गवर्नेंस का तरीक़ाकार है, मुल्क में जो इन्फ्लेशन है, बढ़ती हुई महंगाई है, इनसे जितने भी इनके अलाइज़ हैं वो शदीद परेशान है। और उनको ये पता है कि जब आइंदा इंतखाबात आने हैं तो अगर हम इसी प्लेटफॉर्म पे इसी हालात में खड़े रहे तो आने वाले इंतखाबात में उनके लिए जो मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ेगा वो शदीद मुश्किलात होंगी, और वो हो सकता है उसमें अपनी जो इंतखाबी हलके हैं वो उनको भी खो दें। तो ऐन मुमकिन है, हमारा सिर्फ उनके साथ पॉइंट ये है कि हर कोई बंदा इस वक्त अपनी पब्लिक फेस सेविंग चाहता है। लेना देना इसमें कुछ भी नहीं होगा। लेना देना इसमें सिर्फ ये होगा कि हमारे मुल्क के वसी तर मफाद में, पाकिस्तान की आवाम के मफाद में, क्योंकि महंगाई है, परफॉर्मेंस है नहीं, और एक जो एक एटीट्यूड है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब से लेके नीचे तक, हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है, हमारा इकनॉमिक फेलियर है, हमारा गुड गवर्नेंस फेलियर है, हम किसी तरफ भी चले जाएं हमारा टोटल का टोटल जो सिस्टम है वो फेलियर है। तो इसकी रोशनी में मेरा ख्याल से लेना देना कुछ नहीं है,
सब ने अपना, जिन लोगों का पॉलिटिकल स्टेक इन्वॉल्व है, जो लोग तो हैं SAPMs या जो है एडवाइज़र, जिनको मैं मशीर और मावने खसूसी जो हैं, वो तो अपना बैग पकड़ेंगे और वो जहाज़ से वो तो निकल जाएंगे पहली फ़्लाइट से। और ये अली मोहम्मद खान साहब को भी पता है, जिन लोगों ने पाकिस्तान में रहना है उनको ये पता है कि हमने फिर अवाम में जाना है। अली मोहम्मद साहब का एक हल्का इंतखाब है, ये नहीं जाएंगे, ये जा ही नहीं सकते, इन्होंने लोगों में रहना है। इस तरीके से जो बाकी और इनका तरीके इंसाफ के ये नज़रियाती हैं। रंजा साहब, जो कल आपकी CEC थी, क्या उसके अंदर इस बात के ऊपर क्लैरिटी आ गई है रंजा साहब कि आपकी जमात से शहबाज शरीफ जो हैं वो अदम एतमाद की सूरत में उम्मीदवार होंगे आपकी पार्टी और अपोजिशन जमातों की तरफ से? क्या आपकी जमात नॉमिनेट करेगी उन्हें? देखिए, एक बात, ये फैसला जिस तरह कल हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, ये फैसला हतमी तो मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है, हमारे कायद ने। अब उसके बाद पार्टी के सदर जो है वो मियां शहबाज शरीफ हैं और सारी जिम्मेदारी इस अलायंस को लेके चलने की, राब्ते करने की, लोगों से कांटेक्ट में रहने की मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है। तो इसके सपासरार मियां शहबाज शरीफ साहब हैं। अब आगे जो फैसला क़यादत करेगी, जब ये वक्त आएगा तो उसी वक्त कुछ कहा जा सकता है। बज़ाहिर आपकी पार्टी से तासुर यही आया है कि ये जिम्मेदारी अभी उन्हीं को मिलेगी और 60 रोज़ से 90 रोज़ के अंदर अंदर वो केयर टेकर सेटअप बना देंगे, सिर्फ 2 से 3 माह की एक हुकूमत उनके हिस्से में आएगी। ऐसी ही बात है आपकी पार्टी के अंदर, आपकी जमात के अंदर? देखिए, जहाँ तक अगर अत्म एतमाद हमारा इंशाअल्लाह ताला कामयाब होता है तो फिर कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे मामलात हैं जिनको मुकम्मल करना, सबसे पहला जो मेन चीज़ है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए जो भी आर्जी सेटअप बनेगा वो सबकी उसके अंदर इत्तफाक़ राय से तमाम स्टेक होल्डर्स को रख के अगले इंतखाबात अनाउंस करने से पहले जितने भी मीडियम्स और टूल्स रिक्वायर हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, उनको इन प्लेस किया जाएगा, उनको लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद फिर ज़ाहिर है नया इलेक्शन कराया जाए या जो भी हो। एक ब्रेक ले लें। ये खबर हमारी यही है कि जो बेसिक इलेक्टोरल रिफॉर्म जिसके ऊपर तमाम जमातें रजामंद होंगी वो करके, तो अगर ये प्रोसेस इनका कामयाब हो जाता है जिस तरीके से सोच रहे हैं, बिग इफ़ अगर ये अदम इत्मीनान में कामयाब हो जाते हैं तो उसको कंप्लीट करके केयर टेकर सेटअप बनाकर नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत की 2 इत्तेहादी जमातें काफ लीग और MQM, इस वक्त उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा है और वो जिस पलड़े में भी अपना वज़न डालेंगे उसकी कामयाबी के इम्कानात काफ़ी रोशन है। अभी वो PTI के साथ हैं तो PTI की हुकूमत कायम है। PTI के पास कौमी असम्बली में 156 नशिस्तें और 172 पूरी करने के लिए उन्हें MQM और काफ लीग और इसी तरीके से कुछ इंडिपेंडेंट्स की हिमायत हासिल है। काफ लीग से चौधरी परवेज़ ने इन मुलाकातों के बाद जो जरदारी साहब से और MQM से हुई, कहा क्या, वो सुनिए। मुल्की हालात इस वक्त इस तरह की सूरत हाल है कि कोई अदम एतमाद की तहरीक के लिए साजगार माहौल है। वो तो अपोजिशन जो कर रही है ना वो जवाब देंगे, लेकिन वो अभी कोई सामने खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज़ आ जाए। अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है, अभी तो सारी बातें, अभी पकना शुरू नहीं हुआ सामान। थोड़ा देर कच्चा ही खा लो। परवेज़ साहब ने एक अपने तरीके से, देसी तरीके से बात कह दी है कि अभी तो सामान रखा जा रहा है, अभी पकना बाकी है, इसको पक लेने दें फिर बताएंगे वो कि क्या देग तैयार क्या होती है, उसका टेस्ट क्या होगा। लेकिन आमिर खान MQM से कल हमने वसीम अख्तर साहब से बात की थी। वसीम अख्तर साहब ने कहा था कि महंगाई से लोग परेशान बढ़े हैं, लेकिन जो भी बात होगी वो अपनी राब्ता कमेटी में लेके जाएंगे। आमिर खान ने आज इसके ऊपर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ये जो महंगाई का तूफान आया है, यकीनन इस पर हमारा भी कंसर्न है और हम चूंकि इत्तेहादी हैं वफाक के, तो हमने वहाँ पर भी अपनी ये बात रखी है और इस पर हमने अपनी नाराज़गी भी रखी है कि इसका हमें अवाम की तरफ से बहुत मुश्किलात हैं। हमें अवाम के अंदर जाते हैं, अवाम के सवालों का जवाब देना होता है। तो ये महंगाई अब नाकाबिल बर्दाश्त हो गई है। यहाँ इस बात पर इत्तफाक भी है कि फ्यूचर में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए और हम सब मिलकर फैसले करें। अली मोहम्मद खान, आपकी जमात की तरफ से एक मुझे बज़ाहिर तासुर ये मिल रहा है कि आप लोग पब्लिक को मोबिलाइज़ करने की तरफ जा रहे हैं। आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि गेम आपके हाथ से निकल रही है, लाइज आपको छोड़ रहे हैं, तो राब्ता अवाम मुहिम की जाए, ये ना हो कि इलेक्शन आन पड़े और हम पीछे रह जाएँ। आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ होने जा रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, खैबर पख्तूनख्वा
जिस सूबे से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ दूसरा फेज़ होने लगा है अभी बल्दियात का, और पंजाब में भी आने वाला है। इसमें बीच में हमारे पास स्पेस है, क्योंकि शेड्यूल जब अनाउंस हो जाएगा फिर वज़राए कराम बिलखुसूस मोहतरम वज़ीर आज़म साहब नहीं जा सकेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब अवामी आदमी हैं, अवामी वज़ीर आज़म हैं, ज़्यादा अरसा वो अवाम से दूर रहते भी नहीं हैं। और अब चूँकि हम चौथे साल में हैं, उसके बाद 5वां साल स्टार्ट होगा, आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होने की तरफ जा रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपने आखिरी साल जो स्टार्ट हो रहा होता है तो आप एक इलेक्शन मोड में आ रहे होते हैं। ये तो पता नहीं किस सोच में है। हम तो 2023 फोकस किए हुए हैं कि उससे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट्स जो हमारे रिफॉर्म्स हैं उनको हमने मैच्योर करना है, उनको हमने ग्राउंड पे लेके आना है। जो हमारा एहसास प्रोग्राम है, जो हमारे हेल्थ कार्ड्स हैं, जो हमारे और जितने भी बेशुमार मंसूबे हैं, हेल्थ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जितने भी हमारे दर्जाती रिफॉर्म हैं, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म, ये सारी चीज़ें अवाम के पास ले जाने का वक्त है, ताकि जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ। देखें इस वक्त एक चीज़ कतई नज़र इसके कि मेरा ताल्लुक एक सियासी जमात से है जिसकी इस वक्त हुकूमत है। मुझे ये पता है जब पाकिस्तानी इस मुल्क के साथ जो हुआ है, इस मुल्क के इदारों के साथ आपका PIA बैठाया गया, रेलवे बैठाया गया, स्टील मिल को तबाह किया गया, इदारों को अंदर से खोखला किया गया, सियासी भर्तियाँ की गई, मेरिट, करप्शन। तो इसके आदमी एक आदमी इस सैलाब के आगे बंद है, उस माफिया के आगे एक आदमी खड़ा है और सीना तान के, उसका नाम इमरान खान है। अब मैं तो उसके साथ इसलिए खड़ा हूं, मैंने अपने मुल्क के लिए जंग लड़नी है। हार जीत होती रहती है, आप हुकूमत में रहते हैं, बाहर रहते हैं। जब आपने 18 से मंडी बहाउद्दीन में जलसे जुलूसों का ऐलान किया है, लेकिन पंजाब से शुरू कर रहे हैं आप, लेकिन इख्तिदार के लिए नहीं आए। मुझे तो पेशबंदी लग रही है अली मोहम्मद खान, बदलाव के लिए आए हैं जनाब। मुझे तो पेशबंदी लग रही है। आप 18 से जलसे जुलूस करेंगे तो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उन्हीं दिनों नो कॉन्फिडेंस आनी है, तो जाके सड़क पे एक नारा मारते हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं। टेस्टर है नहीं। देखिए 2018, 19, 20, 21 इसके चारों आप फाइनेंस बिल्स उठा के देख लें। फिर बीच में कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अखलाकी तौर पे खान साहब ने मुनासिब जाना। जब हम वो इस्लामाबाद वाली सीट जो सेनेट की थी वो जब हम नहीं जीत सके तो उन्होंने फिर आपका वोट लिया कॉन्फिडेंस का। इस साल भी 2 कॉन्फिडेंस के वोट ले चुके हैं। एक आपका बजट का वैसी कॉन्फिडेंस का वोट होता है फाइनेंस बिल, दूसरा फाइनेंस अमेंडमेंट बिल, तीसरा भी कौमी सेनेट से। आप मुझे बताएं कौन सा वज़ीर आज़म आपकी यादाश्त में है जो इतना सा भी चैलेंज आता है कहता है पुट करो, देखी जाएगी। तो देखी जाएगी जी, जब आएगा देख लेंगे। जहां तक हमारे एलाइज का ताल्लुक है, मुझे वो एक मौका बता दें जहां हमारे एलाइज हमसे पीछे हटें। जो चौधरी बरादरान हैं उनका रिकॉर्ड है कि आपके साथ रहते हैं, गिला करेंगे, लेकिन आपको बीच रास्ते छोड़ते नहीं है। MQM के साथ हमारी एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है। जहां तक GDA और बलोचिस्तान अवामी पार्टी का ताल्लुक है, वी आर ऑन गुड टर्म्स। इस वक्त अभी जो एक डिसाइडिंग वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को दिया, जब 42-42 का बैलेंस हुआ, मैडम बैठी हैं, हमारी बहन बैठी हैं, सेनेटर साहिबा बैठी हैं, पलवा शाह साहिबा, तो इनके भी 42 वोट थे, हमारे भी 42 वोट थे। सख्त क्रिटिकल टाइम पे जो बैलेंसिंग वोट था वो चेयरमैन साहब ने हुकूमत को दिया, और चेयरमैन साहब का ताल्लुक बलोचिस्तान अवामी पार्टी से है। तो देयर योर अलाइज आर, वो तो लाइन ड्रॉ करके आपको बता चुके हैं वो किस तरफ खड़े हैं। तो अब अगर किसी ने खुशफहमी, वो तो कहते हैं लाइव साथ खड़े हैं, आप करेंगे क्या? सेनेट में जहां आपकी मेजोरिटी थी वहां पे भी आप कुछ नहीं कर सके, आप ही के बंदे आगे पीछे हो गए। देखिए बात यह है कि चंद चीजें आपके शो पे नहीं कह सकते। कॉल तो नहीं आई थी इस दफा। बात यह है कि एलाइज जो है वो ये हमारे भी रहे हैं, दीगर जमातों के भी रहे हैं, और हमें अच्छी तरह इल्म है कि एलाइज कैसे मूव करते हैं और क्यों मूव करते हैं और कब मूव करते हैं और कौन सी जमात किस तरह चाल चलती है। इनका तो पहला दौर है। ये बाकी जो 2 जमातें आपके साथ बैठी हैं इनके कई दौर गुजरे हैं। लिहाजा एलाइज के साथ खड़े होने पे इतना जो है वो क्या कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब इतनी बड़ी मूव हो रही है, तमाम जमातें जो हैं वो ये बात जब ये कहते हैं कि इनके आपस में मामलात ख़राब थे, कुछ बातें ठीक कहते हैं, लेकिन ऐसे हालात मुल्क के हैं और ऐसी ज़रूरत महसूस की गई है कि इन तमाम चीज़ों को पसे पुष्ट रखते हुए, ज़ाहिर है हम डिफरेंट जमातें, हम एक जमातें हैं, हमारे अपने मंशूर हैं, हमारे अपना एक कैरेक्टर है, उनका अपना कैरेक्टर है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को पसे पुष्ट रखते हुए और ये माजी करीब की जो हमारी आपस की तलखियाँ, इनको भी पसे पुष्ट डाला गया। और जैसे आपने कहा, बिल्कुल धड़ल्ले से सामने खुलकर हमने मीटिंग्स की हैं और हमारे लीडरान ने भी की हैं, इनके लीडरान ने भी की हैं। तो
जो बैठा होता है ना इक़्तिदार में और जो कुर्सी पे जो तख्त पे बैठा होता है उसको अक्सर बाहर नज़र नहीं आता। मुशर्रफ से आपको याद है वो जो एक वकीलों की मूवमेंट थी वकला की, जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जब इकट्ठे होते थे तो मुशर्रफ साहब कहते थे मैं तो बाहर देखता हूँ मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। और ये जो है और मुशर्रफ साहब उस वक़्त के फौजी हुक्मरान भी थे, तमाम एजेंसीज उनके हाथ में थी। तमाम एजेंसीज जो हैं वो अगर वज़ीर आज़म साहब के भी हाथ में हैं, जो भी आप हमें विजुअल्स दिखा रहे थे, सिविल एंड अदर्स, तो फिर इनको इल्म होना चाहिए कि अंदर क्या पक रहा है, इनको इल्म होना चाहिए कि लोगों की क्या बिल्कुल। देन दैट इज प्रॉब्ली द रीजन कि इस वक्त जो है आपने एक पब्लिक कैंपेन क्यों चलाई है। ये वही खतरनाक वाला मैसेज जो इन्होंने हमें नहीं दिया, इसलिए मैंने रिएक्ट नहीं किया, उस पर जवाब भी नहीं दिया। मेरे लिए वो मैसेज ही नहीं था, मेरी पार्टी के लिए नहीं था, ऑपोजिशन के लिए नहीं था, वो जिनके लिए था, जो जिनके लिए था तो उनको मिल गया होगा। वो अक्सर मौके पर जवाब नहीं देते हैं। नहीं, अगर आप उनकी तरफ इशारा कर रही हैं तो वो तो जवाब देते ही नहीं है। रंजन साहब, आपकी जमात ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आती है कि ये द गेम इज़ ओवर नाउ, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है क्योंकि माजी में कोई ऐसी मिसाल मेरे पास है नहीं है कितनी आसानी से हुकूमत ने बैठी सिटिंग गवर्नमेंट ने इक़्तिदार लूज़ कर दिया, अपने लाइज को जाने दिया। देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, जो ईवान में जो सेनेट के बारे में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन नेशनल असेंबली में मुझे ये पता है कि जिस तरीके से वोट लेते हैं, और जब भी ये जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब ने एतमाद हासिल किया है और जिस तरीके से उनको वो एतमाद रात को 10 बजे के बाद फिर हासिल होता है और फिर सुबह एतमाद पूरा हो जाता है, वो जो तरीक़ाकार है वो तो हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है और हमें पता भी है कि वो एतमाद जो इन्होंने लिया है अब वो एतमाद ख़त्म हो चुका है। अब दूसरी बात जहाँ तक है अवाम का जो प्रेशर है, देखें हर पाकिस्तान का शख्स, हर पाकिस्तान का फ़र्द, अब मैं आपको एक ज़मींदार की मिसाल देता हूँ कि एक आदमी जो कि एक आला ओहदे पे फायज़ है, अगर उसका थोड़ा सा 1 एकड़ रकबा भी है और वो थोड़ी सी काश्तकारी करता है तो उसको पता है कि खाद यूरिया लेने के लिए उसको इस तरह जंग लड़नी पड़ी है जिस तरह एक ब्लैक की टिकट लेने के लिए आज से करीब 10 साल पहले या आज भी ब्लैक की टिकट लेने के लिए सिनेमा के बाहर लाइन लगी होती है और लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, लोगों को खाद नहीं मिली। ये एक इतना बड़ा इशू है कि पंजाब में जिन लोगों ने अगला इलेक्शन लड़ना है वो अब आज ये देख रहे हैं कि भाई जहाँ किसान 70% 80% पॉपुलेशन ही किसानों की है, वहाँ पे किस तरीके से हम उनको मुतमिन करेंगे अगले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर कि भाई मैं आपको सरगोदा की मिसाल देता हूँ। आज सरगोदा में रंजन साहब थोड़े जो फाइनल स्टेप्स हैं, ये तो आप उन वजूहात की तरफ आ जाएंगे। उन फाइनल जो स्टेप्स हैं जिसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये होगा कि शहबाज शरीफ जाएं और चौधरी शुजात और परवेज साहब से जाके मुज़ाकरात करें, ये कब होगा? इसके बाद मेरे ख्याल में फाइनल आप डेट की तरफ जा सकते हैं कि हम इस डेट को मूव करेंगे। देखिए, ये तो बहुत पहले से ये गुफ्तगू चल रही है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से भी चली, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी चली, चौधरी शुजात हुसैन से भी उनके राब्ते रहे और दोनों बहुत नवाज़ शरीफ साहब और शुजात, नवाज़ शरीफ साहब की कभी उन्होंने तबीयत दरियाफ्त कर ली, कभी उन्होंने पूछ लिया और इस तरह की सूरत हाल आपस में मतलब मुश्किलात रही। अपोजिशन असेंबली में मेरे ख्याल में उसमें अदम एतमाद डिस्कस नहीं था, हुआ सिर्फ चौधरी शुजात की इयादत के लिए कॉल की गई थी, जो आखिरी कॉल का आपने हवाला दिया। अब फॉर्मली आपको नो कॉन्फिडेंस डिस्कस करनी है और उसके लिए एक तरीका कार होगा, एक मुलाकात होगी जिसमें खुल के बात होगी। वो कब होगी मुलाकात? देखिए, ये तो भी मैं इस वक्त हतमी तारीख नहीं दे सकता, लेकिन उम्मीद ये है कि ये मुलाकात से पहले काफ़ी मामलात जो है ना, मुलाकात तो एक आपकी एक होती है बेसिकली दिखाना होता है, उससे पहले उसके बैकड्रॉप नहीं होगी सर, और उसके बिहाइंड द स्टेज, बिहाइंड द कर्टन सब कुछ तय हो चुका होता है। और चौधरी साहबान को भी ये पता है कि अगला इलेक्शन उन्होंने कारकर्दगी पे लड़ना है। अगला इलेक्शन हर जो है गवर्नमेंट जो है वो कारकर्दगी पे जाती है। उनकी कारकर्दगी क्या है आप मुझे बता दें ना। 50 लाख टाइम फ्रेम बताइए ना, 1 करोड़ कितने दिनों में, ये कितने दिनों में आप नो कॉन्फिडेंस की तरफ मूव करेंगे?
कोई टाइम फ्रेम दीजिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से आप ये नो कॉन्फिडेंस वाली गेम चला रहे हैं। देखें, ये तो अब हमारी पार्टी सारी जमातें इकट्ठा फैसला करेंगी, फजल रहमान साहब से भी रब्ता होने पे है, लेकिन जो मेरा रफली आइडिया है दैट इज़ दिस मंथ, मे बी एंड ऑफ दिस मंथ, एंड ऑफ फरवरी। अच्छा, इसका मतलब है कि आज से हिसाब लगाएं तो अगले विदिन 3 वीक्स ये काम पूरा हो जाना चाहिए, ये आपका एस्टिमेट है? मेरा ये ख्याल है, मेरी ये राय है, लेकिन अब ये फैसला तो सारी जमातें मिलकर करें। अली मोहम्मद खान, ये मामला काफ़ी संजीदा है जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, या आप इसको हल्का नहीं ले सकते। मेरे ख्याल में इमरान खान को, वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस बारे में मुकम्मल बाखबर भी हैं, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, पेशबंदी कर रहे हैं। आपकी जमात के अंदर भी एक ग्रुप है बाकायदा जो नाराज़ है, खफा है आप लोगों से। 25-30 अरकान तो वो हैं जो जहांगीर तरीन के साथ खड़े होते हैं। तो आपके लिए चैलेंजेस हैं, आसान काम नहीं है अभी। लेकिन जब चैलेंज आएगा इंशाल्लाह फिर उसको देख लेंगे। अभी तो आपस में ज़रा ये बैठे ना, ज़रा कोई गुफ्तगू करें, कोई आपस में ज़रा इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा करें, किसी नुक्ते पे आएँ, देखें इनका तो स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ा जो है डिसकनेक्शन है। एक तरफ कहते हैं हमने अदम एतमाद लेके आनी है, फिर कहते हैं हमने तहरीक चलानी है, हमने कोई लॉन्ग मार्च करना है, या पार्लियामेंट्री जो है एक कोशिश करें, या फिर आप उधर निकलें। दोनों जगह आप निकल रहे हैं, कंफ्यूज सिग्नल है, आपके वर्कर्स को भी कंफ्यूज सिग्नल है। तीसरी चीज ये देखें, हमारे अली साहब, ये मेरे ख्याल में आपने लॉन्ग मार्च से पहले अली साहब ये करने की कोशिश है इनकी, ये मैं आपको इनकी खबर बता रहा हूँ, इन दोनों सियासी जमातों की। ये जब आएगा इंशाल्लाह देख लेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के अंदर ये बाकायदा इसके ऊपर बात हो रही है कि लॉन्ग मार्च से पहले अदम इत्मीनान आनी है। तो वो लॉन्ग मार्च कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो अदम इत्मीनान की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हम तो हर चैलेंज के लिए तैयार हैं, और वैसे भी जो है ज़िंदगी का हर दिन जो है वो एक चैलेंज है। और जिस काम के लिए इमरान खान जो है वो उतरे हैं मैदान में, वो तो है ही चैलेंज। 70 साल से इस मुल्क के साथ जो हुआ है, आप उसको ठीक करने निकलें, वो आसान काम तो नहीं है। आप हर वक्त एक जंग में हैं, एक जंग की हालत में हैं, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो एक निज़ाम के ख़िलाफ़ हो, चाहे वो बुरा। हम तो आदी हैं इस चीज़ के। तो हमारे लिए देखें, ये ऐसा नहीं है कि हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। अगर कोई चैलेंज आएगा उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि फ़िलहाल कोई इतना कोई बड़ा कोई इशू है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कर्नाटका के अंदर एक सूरत हाल है कि वहाँ उन्होंने हिजाब पहनने के ऊपर बैन लगाया है। तो आज एक वो बच्ची की वीडियो है वो नज़र आती है, जिसके पीछे इंतहा पसंद हिंदू जो हैं वो गले के अंदर अपना वो पहन के घूम रहे हैं और नारे मार रहे हैं, और वो अल्लाह अकबर का नारा लगा रही है। अगर एक अकेली नहती लड़की है जिसके पीछे वो 40-50 नज़र आ रहे हैं, वो बीजेपी के इंतहा पसंद दहशतगर्दी कहना चाहिए, और वो अल्लाह अकबर के एक नारे से सारों का वो मुंह बंद कर देती है, हिला के रख देती है। ये ताकत है उस एक लड़की के उस नारे के अंदर। लेकिन किसी मुल्क के अंदर अगर ये कैफियत हो कि वो अपनी एक अकेली लड़की को थ्रेटन करने के लिए 40 उसने पीछे गुंडे भेजे हुए हैं, तो उस मुल्क के सलामत रहने के कोई आसार नहीं होते। इंटरनल डिवीजन तबाह कर देती हैं, इंटरनल डिवीजन से बचना चाहिए। मैंने मिसाल सिर्फ इसलिए दी, एक तो ये वाक़या बहुत बड़ा है। वो अकेली लड़की की वीडियो आप देखें जिसके पीछे 50 वो लगे हुए हैं बीजेपी और RSS वाले, तो वो नज़र आता है कि उस अकेली के अंदर कितनी ईमान की ताकत है। उसके एक अल्लाह अकबर से सारे रुक गए। लेकिन इंटरनल डिवीजन तबाह कर देती है मुल्कों को, वो भी एक हमें इलामत नज़र आ रही है। हमें भी इंटरनल डिवीजन से बचना है। हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है, इंटरनल डिवीजन से बचना है। आप सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है उस पर हुकूमत की नज़र नहीं है। हुकूमत रोज़ डे टू डे जो एक सियासी अपनी जंग है और जो भी बयानबाजी है वो करती है। एक आपके मुल्क में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, जहाँ तेल 54% बढ़ जाए, बिजली 56% बढ़ जाए, दाल 41% बढ़ जाए, फल 28% बढ़ जाए, गोश्त 20% बढ़ जाए, जहाँ लोगों के पास अब खाने के लाले पड़े हों। आप अर्जेंटीना की मिसाल आपने शायद पढ़ी हो, क्योंकि आप नज़र रखते हैं मईशत पर। ग्रीस में क्या हुआ आपको पता है, IMF ने कैसे तबाह किया। फिर अर्जेंटीना में देखिए तबाही के फुल फाइनेंसिंग, अब उसको IMF की डिफ़ॉल्ट हो रहा है। लेकिन मुझे बताइए, हम भी गए, ये नहीं हम कहते, हमने तो कहा भी नहीं था कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम गए। लेकिन कोई ना कोई हदूद जो है, कोई लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं। यहाँ तो सब ढेर हुए हैं। अब आप चले इसको भी छोड़ दें, इकोनॉमी को भी छोड़ दें, इनकी बात मान लेते हैं। जो इस मुल्क के सिक्योरिटी के हालात हैं आज,
जो हमने कई दिनों से बलूचिस्तान में तमाशा देखा, आप समझ सकते हैं वो कितना खतरनाक है। तमाशा तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसमें हमारे इस कौम के बेटों की जान गई है, इतनी बड़ी, बहुत संजीदा मामला, इतनी बड़ी कैजुअल्टी काउंट किसी मुल्क की फौज की हो जाए चंद दिनों में, तो आप देखें हुकूमत कैसे हिलती है, हुकूमत थरथरा जाती है। यहां हमें पता ही नहीं, हमें नहीं पता। आई एम मेंबर ऑफ द डिफेंस कमेटी ऑफ द सेनेट, आई डू नॉट नो व्हाट द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, मुझे नहीं इल्म नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या लिखा है। मेरे हाथ में एक कागज नहीं दिया गया, इवन इन कैमरा ब्रीफिंग में नहीं दिया गया। पार्लियामेंट में शायद अली मोहम्मद खान साहब को पता हो, इन्होंने देखी हो, इफ ही इज प्रिविलेज्ड, वरना किसी को इल्म नहीं, हम में से किसी की कोई उसमें इनपुट नहीं ली गई। हमें बताया गया हजारों लोगों की इसमें इनपुट है, नहीं ली गई तो किसी पार्लियामेंटेरियन की नहीं। रंजा साहब, जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है, जब आप लोग आपस में पॉलिटिकल लीडर्स मिल रहे हैं नो कॉन्फिडेंस के लिए और मुख्तलिफ इशूज सामने रख रहे हैं कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, इकनॉमिक इशूज़ है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर ये जो हमला है, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर हमला है, पाकिस्तान के सिविलियन इलाके के ऊपर भी हमला था और वहाँ एफसी का हेडक्वार्टर भी था जिसको अटैक किया गया, वो आपके एजेंडा आइटम में एक सरे फहरिस्त होना चाहिए, टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए कि ये सूरत हाल है। और फिर कहीं आपके इस पर भी हुकूमत ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया, इसलिए भी हम ये नो कॉन्फिडेंस लाने लगे, वो आपने अभी उस इशू को हाईलाइट नहीं किया, क्यों नहीं किया? देखिए, जहाँ जब ये अफ़गानिस्तान में जब तालिबान जो कि अपनी कंट्रोल ले लिया और वहाँ पे जो मौजूदा हुकूमत थी उसको वापस हटना पड़ा, ये गुफ्तगू का आगाज़ उस वक़्त हो चुका था और वज़ीर आज़म का कौमी सलामती के इजलासों में ना आना, देखिए ना, ये एक इतनी बड़ी सीरियसनेस है। और उस वक़्त ये प्रेडिक्शन हो रही थी, एक इजलास, मतलब ठीक है मैं भी था। सर राजा साहब, मेरा सवाल यह है कि आपने बलूचिस्तान सिचुएशन को, जहां आप महंगाई और बेरोजगारी का और इकोनॉमिक इश्यूज का तज़किरा करते हैं, वहां ये क्यों नहीं कहते कि बलूचिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान की सलामती को दरपेश खतरात इस वक्त इतने ज़्यादा हैं कि हमें इस हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस करना है? आपका टॉप ऑफ द लाइन ये आइटम क्यों नहीं है? मैं तो इस पर हैरान हूँ कि ये पहला आइटम होना चाहिए था। ब्रीफिंग नहीं मिलती तो आप क्या कह रही? पहली नहीं, मैं आपको, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप इस आइटम को हम बैठ के ये जो चीज़ें हैं जो हमारी फॉल्ट, जो जिसको समझते हैं कि फॉल्ट टाइम्स हैं, और उसके बारे में हमें, एक तो पहली बात है सियासत नहीं करनी चाहिए और उसके ऊपर हमारा एक इत्तफाक होना चाहिए, और वो हमारे एजेंडे का नहीं, वो हमारे दिल का और हमारे पाकिस्तान की सलामती के ऊपर सियासत हो ही नहीं सकती। पाकिस्तान की जो सलामती है, पाकिस्तान की सलामती है, वो तो आप कहते हैं वो तो गोज विदाउट सेइंग है। देखें, जब इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, हम कह रहे थे कि एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल करें, सबको बुलाएं, ऑल पार्टीज बस अब वो वक्त निकल गया है। एक लीडरशिप के पास एक विजन होती है और एक एबिलिटी होती है कि वो सबको साथ लेके चलता है। क्लोजिंग रिमार्क्स अली से भी ले लें। अली, क्या इसके ऊपर एक फोकस डिस्कशन ही होनी चाहिए पार्लियामेंट में बलूचिस्तान सिचुएशन पे? जस्ट लास्ट वेरी ब्रीफ आंसर। डिमांड भी किया। देखिए, मेरे ख्याल में बिल्कुल इस पे होनी चाहिए। जब ये कहेंगे इनको ब्रीफिंग भी इन कैमरा भी दे सकते हैं। और एक चीज़ है, देखें, कौमों पे मुश्किल वक्त आते हैं। इस वक्त जो सी पैक का इशू है और जिस तरह से हम नहीं बल्कि हिंदुस्तान से आवाज़ उठी है, राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी की गलत पॉलिसीज़ की वजह से आज पाकिस्तान और चाइना ज़्यादा करीब गए हैं। तो जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाइना गए हैं और जिस तरीके से उनको वहाँ वेलकम किया है, उसके बाद अब रशिया जा रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान एक अपनी इम्पोर्टेंस मनवा रहा है, मैं नहीं समझता कि हमें कोई शक व शुबात में पढ़ना चाहिए अपने मुल्क के दिफा के बारे में। हमारी फौज, हमारे हसास इदारे फुली केपेबल हैं, लेकिन हमारा दुश्मन भी अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है। हमने अपनी कीमत जो है वो चुकाई भी है 70,000 शहादतों के साथ। ये मजीद हम अली मोहम्मद खान, मोहसिन शाह साहब और पलवशा खान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।